हेलो गाइज, आई एम राजेंद्र फ्रॉम मालनगर निमका थाना। आज हम कक्षा 12 की रेनबो पुस्तक का 15वां जो लेसन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये एक पोइम है और पोइम का नाम है द 7 एजेज ऑफ मैन। द 7 एजेज ऑफ मैन ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, जिनका जीवन काल 1564 से 1616 तक रहा है। ये जो पोइम है इसमें शेक्सपियर ने मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित करके बताया है। पाइथागोरस से लेकर के अनेक लेखकों ने संसार की तुलना एक रंगमंच से की है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे ढंग से जीवन को एक रंगमंच की भांति बता करके उसकी तुलना एक रंगमंच से करके और समझाने की कोशिश की है। आइए उसकी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम अपना फोकस डालते हैं। सबसे पहले इस पोइम में जो कुछ मीनिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर अपन फोकस डालते हैं। देखिए, इन्फेंट, इन्फेंट यानी बेबी, इन्फेंट बेबी शिशु। म्यूलिंग मीन्स क्राइंग यानी रोते हुए। पुकिंग, पुकिंग मीन्स वोमिटिंग, वोमिटिंग उल्टी करते हुए। इसी प्रकार से ये मीनिंग यहां पर डाल दिए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मीनिंग्स मैंने यहाँ डालने की कोशिश की है और उनके सिनोनिम्स भी यहाँ लिखे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से शेक्सपियर ने मनुष्य के जीवन को 7 एजेज में डिवाइड किया है, अर्थात 7 अवस्थाओं में विभाजित किया है। उसकी जो इंपॉर्टेंट या जो हाइलाइट्स हैं एक बार उनके बारे में बात करते हैं, फिर हम पोइम के ऊपर चलेंगे। देखिए गाइस, द 7 एजेज ऑफ मैन, द 7 एजेज ऑफ मैन। According to the poet, man's life can be divided into 7 stages। अर्थात कवि ने मनुष्य के जीवन को, कवि के अनुसार हम मनुष्य के जीवन को 7 स्टेजेज में अर्थात 7 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, 7 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। एक बार शॉर्ट में हम ये देख लें कि वो कौन कौन सी 7 स्टेजेज हैं, वो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, फिर डिटेल से हम बात करेंगे। फर्स्ट जो पहली अवस्था है, एज एन इन्फेंट। पहली अवस्था है फर्स्ट एज एन इन्फेंट, यानी पहली अवस्था एक शिशु की है। इन्फेंट का नीचे मीनिंग डाला हुआ है, आप देख सकेंगे, बेबी, शिशु। मीनिंग आपको सभी मिल जाएंगे नीचे। फर्स्ट एज एन इन्फेंट, पहली अवस्था है एक इन्फेंट की, एक शिशु की। और वो शिशु क्या करता है? ही म्यूल्स एंड पुक्स। म्यूल्स का मतलब क्राइज,
एंड पुक्स का मतलब वोमिट्स। यानी फर्स्ट अवस्था के अंदर ये एक शिशु अवस्था होती है, इसमें एक बच्चा रोता है और उल्टी करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट अवस्था है, पहली अवस्था है, उसमें क्या करता है, वो किसकी अवस्था होती है और उसमें क्या करता है। यानी पहली अवस्था है एक शिशु की, इन्फेंट की, और वो रोता है और उल्टी करता है। सेकंड स्टेज क्या है और किसकी है और क्या करता है? एज एन अनविलिंग स्कूल बॉय। अनविलिंग स्कूल बॉय, अनिच्छुक विद्यालय जाने वाला एक लड़का, यानी उसकी इच्छा नहीं है विद्यालय जाने की, एक ऐसे लड़के की अवस्था होती है। ही क्रीप्स लाइक स्नेल। क्रीप का मतलब धीमे चलना, धीरे धीरे चलना, रेंग करके चलना। स्नेल होता है घोंगा। स्नेल क्या होता है? घोंगा। यानी दूसरी जो अवस्था है ये अनविलिंग स्कूल बॉय की है। किसकी है? अनविलिंग स्कूल बॉय की। दूसरी जो अवस्था है वो, इसमें अनविलिंग का मतलब यहां अगेंस्ट विश, ये समझ ले, अगेंस्ट विश, यानी जिसकी इच्छा नहीं है जाने की, स्कूल जाने की इच्छा नहीं है। अनिच्छुक एक लड़का है जो विद्यालय नहीं जाना चाहता और वो धीरे धीरे चलता है एक स्नेल की भांति। थर्ड स्टेज क्या है? एज ए लवर। तीसरी जो अवस्था है वो एक प्रेमी की बताई है, एक प्रेमी की भांति व्यवहार करता है। ही साइज लाइक फर्नेस। फर्नेस का मतलब भट्टी, ये मीनिंग आपको मिल जाएंगे नीचे यहां लिखे हुए हैं। तो थर्ड जो एज है वो एक लवर की है, उसमें लवर की भांति वो व्यवहार करता है। ही साइज, वो आहें भरता है एक भट्टी की तरह, एक सुलगती हुई जो भट्टी है उसकी तरह वो आहें भरता है। फोर्थ स्टेज एज ए सोल्जर। चौथी अवस्था में वो एक सैनिक की तरह व्यवहार करता है। फोर्थ स्टेज में वो एक एज ए सोल्जर, वो किसकी तरह व्यवहार करता है मनुष्य? एक सैनिक की तरह। ही सीक्स बबल रेपुटेशन। सीक्स तलाश करता है, ढूंढता है, खोजता है। बबल रेपुटेशन क्षणिक सम्मान। चौथी अवस्था के अंदर वो एक सैनिक की तरह भी है, व्यवहार करता है और वो क्षणिक सम्मान को तलाशता है, क्षणिक सम्मान को तलाशता है। तो सोल्जर की है फोर्थ स्टेज और उसमें वो क्या करता है? सिक्स बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन क्षणिक सम्मान। नेक्स्ट फिफ्थ, जो पांचवी अवस्था है, एज ए जस्टिस। वो एक न्यायाधीश की भांति व्यवहार करता है, जस्टिस की तरह व्यवहार करता है मनुष्य। फिफ्थ अवस्था में आते आते एज ए जस्टिस, वो एक न्यायाधीश की तरह व्यवहार करता है। ही इज फुल ऑफ वाइज सेइंग्स, यानी वो बुद्धिमतापूर्ण कहावतें कहता है, एंड एग्जाम्पल्स, और इसी प्रकार के वो उदाहरण देता है। पांचवी अवस्था में ही इज फुल ऑफ वाइज सेइंग्स, वो बुद्धिमतापूर्ण वाइज सेइंग्स, सेइंग्स का मतलब कहावतें, उसका जो पांचवी अवस्था होती है वो एक न्यायाधीश के रूप में या न्यायाधीश की तरह वो व्यवहार करता है, जिसमें उसकी जो वाणी है, उसका बोलने का जो तरीका है वो बुद्धिमतापूर्ण होता है। कई कहावतें कह करके वो अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, कई एग्जाम्पल्स देता है। ये उसकी फिफ्थ अवस्था है। अब आते हैं सिक्स्थ अवस्था में। सिक्स्थ स्टेज यानी छठी अवस्था, एज एन अगली मैन। वो छठी अवस्था में एक अगली मैन की तरह व्यवहार करता है। सिक्स्थ अवस्था जो होती है, छठी अवस्था होती है उसकी, वो किसकी तरह व्यवहार करता है? एक अगली मैन की तरह।
और इस अवस्था में उसके जो स्पेक्टेकल्स हैं, स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, उसके जो उसका चश्मा है वो उसके नाक पर आ जाता है। छठी अवस्था के अंदर वो अगली मैन की तरह व्यवहार करता है, यानी एक मस्करे की भांति हम उसको कह सकते हैं, एक मस्करा कह सकते हैं या भांड कह सकते हैं, उसकी तरह वो व्यवहार करता है। और इस अवस्था में उसके जो चश्मे हैं वो उसके नोज पर, उसके नाक के ऊपर आ जाते हैं। और ही विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी जो आवाज है उसमें एक सीटी सी निकलती है, यानी आवाज तीखी और पैनी हो जाती है इस अवस्था में आते आते। कौन सी अवस्था में? 6th स्टेज में आते आते वो इस समय 6th एज के अंदर, छठी अवस्था में वो एक अगली मैन की तरह व्यवहार करता है। एक अपन क्या कहें इसमें, जो अगली मैन या एक भांड है, एक मजाकिया है या एक हंसोड़ा है, उसकी तरह वो व्यवहार करता है। इस अवस्था में उसके चश्मे उसके नाक पर आ जाते हैं और उसकी आवाज पतली हो जाती है, सीटी सी आवाज में आने लग जाती है। और लास्ट जो स्टेज है वो है 7वीं अवस्था, एज ए सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी ये इसकी दूसरा बचपना होता है। एक तो बचपन में जो प्रारंभिक अवस्था में बचपन आता है वो, और ये जो 7वीं अवस्था है ये उसकी सेकंड चाइल्डिशनेस होती है, दूसरा बचपना होता है उसका। ही इज विदाउट एवरीथिंग, यानी इस अवस्था में उसके पास कुछ भी नहीं होता, हर चीज के बिना होता है। उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, उसकी जो नजरें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसका स्वाद जो है वो उसको किसी चीज का नहीं आता है। अर्थात आपने पोइम में आप पढ़ोगे, सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, यानी हर चीज के बिना वो हो जाता है। ये उसकी 7th स्टेज है, 7वीं अवस्था है, जिसमें सेकंड चाइल्डिशनेस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कि एक तो सेकंड चाइल्डिशनेस कौन सी स्टेज को कहा गया है, कौन सी अवस्था को कहा गया है, ये अपने को याद रखना है, 7th स्टेज है। लवर कौन सी स्टेज को कहा गया है, ये 3rd स्टेज है। प्रथम स्टेज के अंदर वो क्या करता है, ही म्यूल्स एंड पुक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली अवस्था में वो क्या करता है, तो ये सारी अवस्थाओं में किसकी तरह व्यवहार करता है और क्या करता है, ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अब हम पोएम के ऊपर आते हैं। द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। अभी शॉर्ट में अपन ने बात की थी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। आप पोएम को एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ी और बातें समझ में आएंगी। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, शेक्सपियर ने इस पूरी दुनिया को ही एक स्टेज माना है। इस पूरे संसार को क्या माना है, एक स्टेज, एक रंगमंच। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ये पूरी दुनिया है, ये एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स, और ये पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, ये एक रंगमंच है और तमाम लोग और महिलाएं, ऑल द मैन एंड वीमेन, सभी पुरुष और महिलाएं, मेरली प्लेयर्स, मेरली का मतलब होता है केवल, तमाम पुरुष और महिलाएं प्लेयर्स हैं इस मंच के, प्लेयर्स हैं, नाटककार हैं, इस मंच के ऊपर नाटक करने वाले पात्र हैं, तमाम पुरुष और महिलाएं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। एग्जिट्स का मतलब बाहर जाना, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश करना। ये तमाम पुरुष और महिलाएं इस मंच के ऊपर आते हैं और इस मंच से चले जाते हैं, अपनी अपनी भूमिका अदा करके चले जाते हैं।
and one man in his time plays many parts। और शेक्सपियर क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने समय में अपनी भूमिका अदा करता है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेकर के वो, जैसे कि अपन ने अब बात की है, 7 अवस्थाओं से गुजरता है। शेक्सपियर बताता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने समय के अंदर अपनी भूमिका अदा करता है और चला जाता है। His acts being 7 ages, उसके जो एक्ट्स हैं, एक्ट्स का मतलब यहां रोल, भूमिका, एक्ट का मतलब रोल। हिज एक्ट्स यानी उसकी जो भूमिकाएं हैं ना, बीइंग 7 एजेज, वो 7 अवस्थाओं में होती हैं। मनुष्य की जो भूमिकाएं हैं वो 7 अवस्थाओं में होती हैं। एक बार पुनः देखते हैं हम लोग। शेक्सपियर बताते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स। शेक्सपियर के अनुसार ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल पात्र हैं, खिलाड़ी हैं, नाटककार हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज, वे इस मंच पे आते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और अपने जीवन काल में एक व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, और उसकी भूमिकाएं 7 अवस्थाओं में होती हैं। अब वो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी पहली जो अवस्था है वो इन्फेंट की है, शिशु की है। जैसा कि मीनिंग आपने देख लिया है, लिख दिया है इसका। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था एक इन्फेंट की होती है, एक शिशु की। वो शिशु क्या करता है? म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म। याद रखिए, पहली अवस्था शिशु की है और शिशु म्यूलिंग यानी रोते हुए, यहां भी मैंने यहां इसका मीनिंग डाल दिया है, म्यूलिंग रोते हुए, एंड पुकिंग और उल्टी करते हुए। वो शिशु की जो अवस्था की भूमिका निभाता है उस समय वो रोते हुए और उल्टी करते हुए। कहां उल्टी करता है? इन द नर्सेज आर्म्स, यानी उसकी धाई मां की गोद में। जो नर्स है, जो धाई मां है, जो उसको पालती है, वो पालन पोषण करती है, उसकी गोद के अंदर वो रोते हुए और उल्टी करते हुए वो अपने इन्फेंट की भूमिका को अदा करता है, अपने शिशु की भूमिका को अदा करता है। देन, अब दूसरी अवस्था देखिए। देन द विनिंग स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था, विनिंग का मतलब हिनहिनाना। विनिंग मीनिंग डाल दिया नीचे, हिनहिनाना। और फिर द विनिंग स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था है हिनहिनाते हुए विद्यालयी छात्र की। दूसरी भूमिका किसकी है? द विनिंग स्कूल बॉय, हिनहिनाते हुए स्कूल बॉय की भूमिका है। विद हिज सैचल, सैचल का मतलब होता है थैला, पुस्तकों का, मीनिंग डाल दिया यहां पर। उसके पास अपना थैला होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और शाइनिंग का मतलब चमकता हुआ, सुबह सुबह चमकता हुआ चेहरे के साथ, यानी प्रसन्नचित चेहरे के साथ में क्रीपिंग, वो धीरे धीरे चलता है, लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की भांति। तो एक बार पुनः इन 7 अवस्थाओं के बारे में फटाफट देख लें। ये फर्स्ट अवस्था है, एज एन इन्फेंट ही म्यूज एंड पुक्स। पहली अवस्था में एक शिशु की तरह भूमिका अदा करता है मनुष्य, वो रोता है और उल्टी करता है। सेकंड स्टेज, एज एन अनविलिंग स्कूल बॉय, एक अनिच्छुक विद्यालय छात्र की भूमिका अदा करता है। ही क्रीप्स लाइक स्नेल, एक घोंगे की भांति
वो धीरे धीरे रेंग करके चलता है, धीरे धीरे रेंग करके चलता है। थर्ड स्टेज, एज ए लवर, एक प्रेमी की भूमिका वो निभाता है। ही साइज लाइक फर्नेस, और वो एक भट्टी की तरह आहें भरता है, सुलगती हुई भट्टी की तरह आहें भरता है। फोर्थ स्टेज, एज ए सोल्जर, चौथी अवस्था एक सैनिक की भांति वो भूमिका अदा करता है। ही सीक्स बबल रेपुटेशन, जिसमें वो क्षणिक जो रेपुटेशन है वो तलाश करता है, मान सम्मान है वो ढूंढता है। फिफ्थ, एज ए जस्टिस, पांचवी अवस्था एक न्यायाधीश की भांति वो अदा करता है। ही इज फुल ऑफ वाइज सेइंग्स एंड एग्जाम्पल्स, जो पूर्णतः बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता है और उदाहरण देता है। सिक्स्थ, एज एन अगली मैन, वो एक मस्करे की भांति होता है। स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, उसके चश्मे उसके नाक पर आ जाते हैं। ही विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में एक सीटी सी आ जाती है, बच्चे की तरह तीखी या पैनी आवाज उसकी आ जाती है। एंड सेवंथ, और जो सातवीं अवस्था है, एज ए सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी इसको उसका दूसरा बचपना भी कहा गया है। सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपना। सातवीं अवस्था को गाइज याद रखिए, सातवीं जो अवस्था है, सेवंथ स्टेज है, इसको सेकंड चाइल्डिशनेस भी कहा गया है। ही इज विदाउट एवरीथिंग, इसमें वो हर चीज के बिना होता है। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, अर्थात हर चीज के बिना होता है। इसके इंपॉर्टेंट जो मीनिंग्स हैं वो यहां नीचे डाल दिए गए हैं, और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पोइम जो हमने पढ़ी है वो शॉर्ट में पढ़ी है। अब मूल जो पोइम है उसके ऊपर हम आते हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, पूरी दुनिया है वो एक स्टेज है, एक रंगमंच है। पूरी दुनिया को ही शेक्सपियर ने एक रंगमंच बताया है, एक स्टेज बताया है। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन, और इस दुनिया के सारे पुरुष और महिलाएं मेरे लिए प्लेयर्स, केवल प्लेयर्स हैं, नाटककार हैं। मेरे लिए केवल ये पूरा जो दुनिया है, ये संसार है, संसार सागर है, ये पूरा एक मंच की भांति बताया गया है, और इस पर रहने वाले सारे पुरुष और महिलाएं केवल रंगमंच के कलाकार हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर इंटेंसेज, वे पुरुष और महिलाएं इस मंच के ऊपर आते हैं और चले जाते हैं। कम एंड गो, एग्जिट का मतलब बाहर जाना, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश करना। ये दुनिया के सारे जो पुरुष और महिलाएं हैं जो मंच पर काम करने वाले हैं, वे मंच पर आते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने समय के अंदर प्लेज मैनी पार्ट्स, अनेक भूमिकाएं अदा करता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, एक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने समय में प्लेज मैनी पार्ट्स, अनेक पार्ट्स का मतलब भूमिकाएं, अनेक भूमिकाएं निभाता है, प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, और उसके जो एक्ट्स हैं, एक्ट्स का मतलब है रोल्स, भूमिकाएं, उसकी जो भूमिकाएं हैं बीइंग 7 एजेज, वो 7 अवस्थाओं में होती हैं। मनुष्य की जो भूमिकाएं हैं, एक्ट्स हैं, रोल्स हैं, वो 7 होते हैं, यानी 7 अवस्थाओं में होते हैं। आइए एट फर्स्ट, अब पहली अवस्था की बात करते हैं हम लोग। एट फर्स्ट, पहली अवस्था की बात करते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था एक इन्फेंट की होती है। इन्फेंट शिशु, बेबी, पहली अवस्था एक बेबी की होती है। अब पहली अवस्था में वो क्या करता है?
म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, जो उसकी नर्स होती है, धाई माँ होती है, उसको पालन पोषण करने वाली जो धाय होती है, उसकी आर्म्स में, उसकी गोद के अंदर वो म्यूलिंग एंड पुकिंग करता है, यानी रोता है और उल्टी करता है। रोता है और उल्टी करता है, यानी रोते हुए और उल्टी करते हुए वो नर्स की गोद के अंदर बच्चे के रूप में भूमिका निभाता है, इन्फेंट के रूप में भूमिका निभाता है। तो गाइज, फर्स्ट जो स्टेज है, उसकी पहली जो भूमिका है वो एक इन्फेंट की है। इसके अंदर वो क्या काम करता है? नर्स की जो गोद के अंदर रोते हुए और उल्टी करते हुए अपनी इस भूमिका को अदा करता है। फिर द विनिंग स्कूल बॉय, जो दूसरी अवस्था आती है वो विनिंग स्कूल बॉय की आती है। विनिंग का मतलब होता है हिन हिनाते हुए, ये नीचे मीनिंग भी डाल दिया है मैंने, हिन हिनाते हुए। देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर वो हिन हिनाते हुए विद्यालयी बच्चे की भूमिका निभाता है। विद हिज सैचल, सैचल थैला, ये नीचे मीनिंग भी डाल दिया मैंने साथ में, सैचल थैला। दूसरी अवस्था में वो एक हिन हिनाते हुए बच्चे की भूमिका में होता है, उसके साथ उसका एक स्कूल का थैला होता है, बैग होता है, बस्ता होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और प्रातःकाल चमकते हुए चेहरे के साथ। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, प्रातःकाल चमकते हुए चेहरे के साथ में। क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल होता है घोंगा, एक घोंगे की भांति वो क्रीपिंग धीरे धीरे रेंगते हुए विद्यालय जाता है, अर्थात विद्यालय जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। अनविलिंगली टू स्कूल, यानी अनिच्छुक होकर के वो विद्यालय जाता है। अनविलिंगली यानी उसकी इच्छा नहीं है। अगेंस्ट विश, अनविलिंगली मीन्स अगेंस्ट विश यानी इच्छा के विरुद्ध, अनिच्छुक होकर के वो स्कूल जाता है। ये उसकी दूसरी भूमिका है। दूसरी भूमिका किसकी है? स्कूल बॉय की। दूसरी भूमिका किसकी है? स्कूल बॉय की। इसमें वो अपना जो सैचल है, अपना बैग है, अपना थैला है, वो लेकर के और चमकते हुए चेहरे के साथ में, यानी प्रसन्नचित्त, चमकने का मतलब प्रसन्नचित्त, खुश प्रसन्नचित्त चेहरे के साथ में वो एक घोंगे की भांति स्कूल जाता है धीरे धीरे, लेकिन स्कूल जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। एंड देन दे लवर, अब तीसरी भूमिका के ऊपर हम बात करते हैं। एंड देन दे लवर, अब वो भूमिका अदा करता है एक प्रेमी की। अब किसकी भूमिका अदा करता है? एक प्रेमी की। अब प्रेमी की भूमिका के अंदर वो क्या करता है? साइंग लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह वो आहें भरते हुए, साइंग आहें भरते हुए, अर्थात जब वो प्रेमी की भूमिका में होता है तो वो क्या होता है? एक गर्म भट्टी होती है, आग सुलगती ही, उसकी भांति वो आहें भरता है। विद ए वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस, और उस अवस्था के अंदर वो फुल वेलेड का मतलब होता है वेदनापूर्ण विरह गीत, जो यहां नीचे मैंने इसका मीनिंग भी डाल दिया है। वेदनापूर्ण विरह गीत, वेदनापूर्ण विरह गीत, वो मेड का मतलब यहां लिखना, वेदनापूर्ण विरह गीत लिखता है टू हिज मिस्ट्रेस, यानी अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। ये उसकी थर्ड स्टेज है। तीसरी अवस्था की उसकी प्रेमी की है, लवर की भूमिका है, और लवर की भूमिका के अंदर वो आहें भरते हुए, और आहें भरते हुए वो जो है एक
वेदनापूर्ण विरह गीत लिखता है अपनी प्रेमिका के लिए। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी अपनी प्रेमिका की आईब्रो के लिए या उसकी सुंदरता के लिए, प्रेमिका की सुंदरता के लिए वो विरह गीत लिखता है। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और फिर उसकी भूमिका आती है एक सोल्जर की, सोल्जर सैनिक। देन ए सोल्जर, फिर एक सोल्जर की भूमिका आती है, एक देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. Then a soldier, फिर एक सैनिक की भूमिका आती है, फिर एक सैनिक की भूमिका आती है, सिपाही की अवस्था होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, और इसमें सिपाही की भूमिका के अंदर वो विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करता है। स्ट्रेंज ओथ्स, विचित्र प्रकार की गालियां। इस अवस्था में वो विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करता है और एंड bearded like a pard, और अपनी दाढ़ी के कारण, पार्ड का मतलब होता है तेंदुआ, पार्ड मीन्स लियोपार्ड, और अपनी दाढ़ी के कारण वो एक तेंदुए की भांति दिखाई देता है, और अपनी दाढ़ी के कारण तेंदुए की तरह भयंकर दिखाई देता है, अजीब दिखाई देता है। जेलस इन ऑनर, और जेलस इन ऑनर का मतलब सम्मान के मामले में वो बहुत ही जेलस होता है, यानी ईर्ष्यालु होता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान के मामले में वो बहुत ही ईर्ष्यालु होता है। सैनिक सम्मान के लिए बहुत ही ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और वो लड़ने को तैयार रहता है। एकदम से सडन एंड क्विक इन क्वारल, और एकदम से वो लड़ने को तैयार रहता है, एकदम से वो लड़ने को तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और सीकिंग द बबल रेपुटेशन यानी अपना क्षणिक सम्मान चाहता है। वो क्षणिक सम्मान चाहने के लिए, क्षणिक सम्मान चाहने के लिए वो अचानक लड़ने को तैयार हो जाता है। सम्मान के प्रति, ऑनर के प्रति वो ईर्ष्यालु होता है। दाढ़ी के कारण वो तेंदुए की भांति भयंकर दिखाई देता है, और भाषा में गालियों का प्रयोग करता है। ये भूमिका निभाता है सोल्जर। ये भूमिका कौन निभाता है? सोल्जर। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फिर एक सैनिक की भूमिका निभाता है जो गालियों का प्रयोग करता है। एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, और तेंदुए की भांति उसकी दाढ़ी से वो भयंकर दिखाई देता है। जेलस इन ऑनर, अपने सम्मान के प्रति बड़ा ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और अचानक जो है वो लड़ने को तैयार हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, अपने क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए, क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए। इवन इन द कैनोन्स माउथ, इवन इन द कैनोन्स माउथ, अपना क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो तोप के मुंह, कैनोन्स माउथ का मतलब तोप का मुंह, तोप का मुंह का मतलब जीवन को खतरे में डालना।
यहां तक कि वो जीवन को खतरे में डाल करके भी अपने क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने की तलाश करता है। इवन इन द कैनॉन्स माउथ, कैनॉन्स माउथ है तोप का मुंह, यानी अपने आप को तोप के मुंह में डाल करके, यानी अपने आप को खतरे में डाल करके भी वो क्षणिक सम्मान को प्राप्त करना चाहता है। कौन? सोल्जर। एंड देन द जस्टिस, और जो अगली जो अवस्था आती है वो जस्टिस की आती है, वो न्यायाधीश की आती है। अगली जो भूमिका है वो किसकी आती है? न्यायाधीश की। अगली भूमिका किसकी आती है? न्यायाधीश की भूमिका आती है। इन फेयर राउंड बेली, अगली भूमिका आती है वो न्यायाधीश की आती है। और राउंड बेली यानी गोल मटोल पेट जो आगे की ओर निकला हुआ होता है। इस अवस्था के अंदर न्यायाधीश की जो भूमिका निभाता है तो उसमें उसका गोल मटोल तो पेट होता है जो आगे की ओर निकला हुआ होता है, विद गुड कैपन, और उस गोल मटोल पेट के अंदर गुड कैपन, कैपन का मतलब होता है नर चूजे का मांस, कैपन नर चूजे का मांस, और उस पेट के अंदर नर चूजे का मांस जो होता है, लाइन का मतलब यहां भरा हुआ, ये यहां मीनिंग डाल दिया मैंने, और उस पेट के अंदर नर चूजे का मांस भरा हुआ होता है। अगली जो अवस्था है वो एक न्यायाधीश की बताई गई है, जस्टिस की बताई गई है, कि जस्टिस की भूमिका अदा करता है, जिसमें उसका एक गोल पेट आ जाता है भारी, जिसके अंदर वो नर चूजे से पेट भरा हुआ होता है, विद आईज साव, और उसकी दृष्टि बड़ी गंभीर होती है। सर्व का मतलब गंभीर, उसकी आईज दृष्टि, उसकी जो नजरें हैं, दृष्टि है, बहुत ही गंभीर होती है, कठोर होती है उसकी नजरें बड़ी कठोर होती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट, फॉर्मल कट का मतलब यहां आप समझ लें कि फैशन के अनुरूप, उसकी दाढ़ी फैशन के अनुरूप बनी हुई होती है, उसकी दाढ़ी फैशन के अनुरूप बनी हुई होती है। फुल ऑफ वाइज सॉज, फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज का मतलब सेइंग्स यानी कहावतें, और वो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, वो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता है और उदाहरण देकर के अपनी बात को समझाता है। ये जस्टिस की भूमिका है, ये जस्टिस की भूमिका है। यहां अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट पार्ट डज ए मैन प्ले इन द 5th स्टेज ऑफ हिज लाइफ, मान लो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूं कि व्हाट पार्ट डज ए मैन प्ले इन द 5th स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की, मनुष्य अपने जीवन की 5वीं अवस्था में किसकी भूमिका निभाता है? तो याद रखिएगा, जस्टिस, जस्टिस न्यायाधीश की। अब आगे चलते हैं हम लोग। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो जो है अपनी भूमिका निभाता है न्यायाधीश। एंड सो प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार वो अपनी न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। द 6th एज, और छठी जो अवस्था है, शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, जो छठी अवस्था होती है, लीन का मतलब दुबली पतली झुकी हुई, इस अवस्था में वो बिल्कुल झुका हुआ होता है, दुबला पतला होता है। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, पेंटालून हास्यास्पद, और उसकी जो भूमिका है वो एक हास्यास्पद भूमिका होती है। स्लीपर्ड, स्लीपर पहने हुए, चप्पलें पहने हुए होती है, जो छठी अवस्था आती है। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन
छठी अवस्था उसकी बहुत ही दुबली पतली होती है, एंड स्लीपर्ड, चप्पलें पहनी हुई होती है, पेंटालून और बहुत हास्यास्पद होती है, एक विदूषक की भूमिका होती है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, इस अवस्था में उसके जो स्पेक्टेकल्स हैं, उसके जो चश्मे हैं वो उसके नाक पर आ जाते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब है यहाँ जो चेहरे के ऊपर जो मांस लटक जाता है उसके लिए यहाँ पाउच का प्रयोग किया गया है, कि जो आंखों का ऊपर, आंखों के पास में जो चेहरे पर जो मांस है वो साइड में लटकने लग जाता है, ये छठी अवस्था होती है। हिज यूथफुल होज, और इस अवस्था में उसके युवावस्था के जो मोजे होते हैं, यूथफुल होज होते हैं, वो काम में लेता है। वेल शेव्ड, जिनको अच्छी तरह से बचा करके रखा गया है, यानी युवावस्था के जो मोजे हैं वो बचाए हुए हैं, उनको वो काम में लेता है। ए वर्ल्ड टू वाइड, जो बहुत ढीले हो गए हैं, मीनिंग डाल दिए, ए वर्ल्ड टू वाइड मीन्स बहुत ढीले होना। तो वो युवावस्था के जो मोजे जो बहुत ढीले हो गए हैं। फॉर हिज श्रंक सैंक, श्रंक का मतलब पतली, सैंक का मतलब टांगे, उसकी पतली टांगों के लिए अब वो मोजे पहनता है जो युवावस्था के अंदर जो उसके पास थे, जिनको उसने रख दिए थे और अब वो ढीले हो गए हैं, अब उसकी पतली टांगों के अंदर वो मोजे पहने हुए हैं, पहनता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो भारी भरकम आवाज थी, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो भारी भरकम आवाज थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश, वो पुनः एक बच्चे की भांति होने लग जाती है। चाइल्डिश बच्चों की तरह, बच्चे जैसी, बहुत पतली। तो जो उसकी भारी भरकम जो आवाज थी वो अब इस छठी अवस्था में आकर के बच्चों जैसी पतली आवाज हो जाती है। ट्रेबल पाइप्स, बिल्कुल पतली आवाज, ट्रेबल पाइप्स ये नीचे मीनिंग डाल दिए, पतली आवाज, बच्चों जैसी बिल्कुल पतली आवाज हो जाती है। एंड विसल इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में एक सीटी सी निकलती है, विसल, और उसकी आवाज में एक सीटी सी निकलती है। अर्थात जो छठी अवस्था है, इस छठी अवस्था में बहुत ही दुबला पतला हो जाता है और एक लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, भूलने की आदत, विस्मृति, oblivion, sense teeth, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। अर्थात सबसे अंतिम जो अवस्था है, सबसे अंतिम जो दृश्य है, ये बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण कहानी है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के इस अंतिम चरण में छोटे से बच्चे के समान कमजोर तथा दूसरों पर आश्रित होता है, कमजोर तथा दूसरों पर आश्रित होता है। इसलिए इस अवस्था को दूसरा बचपन कहा जाता है। दूसरा बचपन कहा गया है, इसमें सेकंड चाइल्डिश कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? सेकंड चाइल्डिशनेस। इसलिए इस अवस्था को सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में जिसमें पूर्ण
भूलने की आदत होती है उसकी, भूल जाता है, विस्मृति की आदत हो जाती है। तथा इस अवस्था में मनुष्य है सेंस टीथ, बिना दांत, सेंस आईज, बिना नजर, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद, सेंस एवरीथिंग, और सब कुछ के बिना हो जाता है, हर चीज से वंचित हो जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है, अंतिम अवस्था, जैसे बचपन के अंदर जो बच्चा होता है वो दूसरों पर आश्रित होता है, इस अंतिम अवस्था में भी मनुष्य दूसरों पर ही आश्रित होता है। उसकी नजर कमजोर होती है, दांत उसके गिर जाते हैं, स्वाद किसी चीज का पता नहीं चलता, तो हर चीज के बिना हो जाता है, और उसकी ओब्लिवियन यानी भूलने की आदत उसकी हो जाती है। तो इसलिए इस अंतिम अवस्था को, ये जो महत्वपूर्ण है समझना, इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के इस अंतिम चरण में उस छोटे से बच्चे के समान हो जाता है, जो कमजोर होता है और दूसरों पर आश्रित होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है, और आप भी साथ साथ सोचते जाइए कि क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है। व्हाट रोल डज ए मैन प्ले इन द थर्ड स्टेज? क्वेश्चन समझिए, व्हाट रोल, कौन सी भूमिका, ए मैन प्ले, एक मनुष्य निभाता है, कौन सी भूमिका मनुष्य निभाता है, इन द थर्ड स्टेज यानी तीसरी अवस्था के अंदर। आप सोचिए, आंसर देखिए, ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए लवर, किसकी भूमिका अदा करता है, लवर की। इन द थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था में मनुष्य किसकी भूमिका अदा करता है, एक लवर की। यानी फर्स्ट अवस्था में किसकी भूमिका अदा करता है और क्या करता है, सेकंड अवस्था में किसकी भूमिका अदा करता है, थर्ड अवस्था में किसकी भूमिका अदा करता है, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डज ए लवर सिंग? किस प्रकार के जो गीत हैं वो एक प्रेमी गाता है। ए लवर सिंग्स ए वोफुल बैलेड, यानी वेदनापूर्ण गीत गाता है। कैसा गीत गाता है, वेदनापूर्ण गीत, वोफुल बैलेड। व्हाट डज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन इन्फेंट डू? जो इन्फेंट होता है वो क्या करता है, शिशु होता है वो क्या करता है, इन हिज नर्सेज आर्म्स, अपने धाई माँ के गोद में, अपने धाई माँ की बाजू में वो क्या करता है। एन इन्फेंट म्यूल्स एंड पुक्स, यानी क्राइज एंड वोमिट्स, अर्थात रोता है और उल्टी करता है, इन द नर्सेज आर्म्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does a school boy walk like a snail? एक स्नेल की भांति, एक घोंगे की भांति धीरे धीरे चल करके क्यों जाता है स्कूल बॉय? ए स्कूल बॉय walks like a snail because he is not willing to go to school, क्योंकि उसको स्कूल जाने की उसकी विलिंग ही नहीं होती है, स्कूल जाने की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए वो धीरे धीरे घोंगे की भांति रेंगते हुए स्कूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए सोल्जर क्वार्ल? एक जो सोल्जर होता है वो क्यों झगड़ता है, क्यों लड़ता है? आंसर, ए सोल्जर क्वार्स टू गेट बबल रेपुटेशन। अपन ने पढ़ा है पोएम में, बबल रेपुटेशन यानी क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। टू गेट बबल रेपुटेशन, क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए झगड़ता है। क्यों झगड़ता है सैनिक? टू गेट बबल रेपुटेशन, क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। व्हाट डज ए जस्टिस डू टू प्ले हिज पार्ट? बताओ, एक जो जस्टिस है
एक न्यायाधीश है, वो क्या करता है अपनी भूमिका अदा करने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए क्या करता है? तो ए जस्टिस स्पीक्स वाइज सेइंग्स, यानी बुद्धिमतापूर्ण कहावतें कहता है, एंड इंस्टेंसेस यानी या उदाहरण एग्जाम्पल रखता है, वो बुद्धिमतापूर्ण कहावतें और उदाहरण देता है वो। व्हाट हैपन्स टू द वॉइस ऑफ एन ओल्ड मैन, बताओ ओल्ड मैन की जो वॉइस है उसको क्या हो जाता है? आंसर, एंड ओल्ड मैन्स वॉइस टर्न्स इनटू द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड, अर्थात एक ओल्ड मैन की आवाज एक बच्चे की आवाज में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोएम, एग्जाम में एक्सट्रैक्ट शब्द हो सकता है यहां पर, फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट यहां पर इस प्रकार से हो सकता है, यहां अपन पोइम में से ले रहे हैं तो पोइम शब्द आया, कोई बात नहीं। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स वियरिंग स्लीपर्स, यानी वियरिंग स्लीपर्स जिसका मतलब निकल जाए, जिसका अर्थ हो, इस प्रकार का मीनिंग आपको इस पोइम में ढूंढना है। तो वो आपने क्या देखा है? स्लीपर्ड। क्या देखा है? स्लीपर्ड। Which stage of human life is called second childishness? ये क्वेश्चन आप सोच के बताइए। Which stage of human life, मानव जीवन की कौन सी अवस्था है is called second childishness, जिसको दूसरी बचपन कहा जाता है? कौन सी अवस्था है जिसको हम दूसरा बचपन कहते हैं? The seventh stage of human life is called second childishness। ये जो है 7वीं अवस्था है जिसको हम दूसरा बचपन कहते हैं। तो गाइस, ये पोइम हमने पढ़ी है, इसकी 7 जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने बात की है। आपको कैसा लगा? आप इसको पढ़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।